नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। बिलासपुर में चेहरे से नकाब पूजा जी ने हटाया है। पूजा जी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम की महापौर बनी हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन की शपथ पूरे शहर के सामने ली और पूरे देश में मशहूर हो गई। आज़ादी के बाद से शपथ में जो गड़बड़ी थी उसे दुरुस्त कर दिया पूजा जी ने। उन्होंने संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की जगह सांप्रदायिकता को अक्षुण्ण रखने की शपथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की सांप्रदायिकता तथा अखंडता की बनाए तथा भारत की सांप्रदायिकता। भारत विश्वगुरु कैसे बनी? ऐसा ही बनी। देश ने तय कर लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में वो विश्वगुरु भी बना रहेगा और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटता रहेगा। इन दोनों चीजों का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। इसका सबूत बीते दिनों दो अलग अलग अवसरों पर देखने को मिला। पहला अवसर था मध्य प्रदेश की महाप्रतापी सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और दूसरा मौका था प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पापी पेट का सवाल था, वही पापी पेट जिसे भरने का दावा हर सरकार करती है। दोनों मौकों पर खाद्य पदार्थों की मारामारी बता रही है कि पेट अभी भरा नहीं है। आज भी बड़ी संख्या हिंदुस्तानियों की ऐसी है जो गेहूं और ड्राइवर की स्थिति में गेहूं को चुनती है। थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। इस देश की बड़ी आबादी आज भी वह विवेक विकसित नहीं कर पाई है कि अगर हाईवे पर गेहूं से भरा ट्रक पलट जाए तो पहले गेहूं लूटना है या ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाना है। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में गेहूं को प्राथमिकता देते हैं। समझदारी का तकाजा भी यही है। हमारे महान नेता ने हमें सिखाया है कि आपदा में अवसर ढूंढो। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। खैर, एक मौका था मध्य प्रदेश में जहां ग्लोबल यानी पूरी दुनिया से निवेशकों को बुलाया गया था। उन्हें इस बात के लिए तैयार करना था कि वे मध्य प्रदेश में निवेश करें। क्यों निवेश करें, उसी का लाइव डिस्प्ले निवेशकों के सामने लोग कर रहे थे। इस तरह मध्य प्रदेश ने सशक्त तरीके से यह बात साबित की कि उनके यहाँ निवेश की सख्त आवश्यकता है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के अवसर की है। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बंटने वाला चना चबैना हासिल करने के लिए पत्रकारों ने लाइव परफॉर्मेंस दिया। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। विश्व गुरुत्व और मुफ्त का राशन दोनों पर पुख्ता दावा करने के साथ बीता हफ्ता बीत गया और इसी के साथ महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ भी बीत गया। समापन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंद खूबसूरत अल्फाज में सफल सार्थक महाकुंभ की महिमा बखान की। सुनने लायक माल है, सुना जाए। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली। जनता योगी जी के बयान के निहितार्थ निकालने लगी। महाकुंभ में हुई भगदड़ में 80 से अधिक लोगों की मौत के बावजूद प्रचार प्रसार में मस्त योगी जी आखिर किसे गिद्ध और सुअर कह रहे थे, जनता इसे डिकोड करने में लग गई। क्या योगी जी मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में अपनों को खोने वाले, शव और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकने वाले, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ठोकरे खाने वाले परिजनों को गिद्ध कह रहे थे? मेरे ये बड़े भाई जी के ससुर साहब है जो इस कल भगदड़ में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें भगदड़ में उनकी जान गई है। मैं यहाँ पे आने बाद थाना पे गया था, पुलिस वालों से मिला। उन लोगों ने बताया बेटा आप जाओ पोस्टमार्टम हाउस में या हॉस्पिटल में, वहाँ पे हो सकता है मिल जाए। आप पहले एक बार वहाँ पे चेक कर लो, बाद में मेले में ढूंढ लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया तो यहाँ पे आने बाद मेरे पिताजी यहीं पे थे। आपने लाश पहचान लिया? मैंने पहचान लिया सर। जनता ये भी डिकोड करना चाहती थी कि योगी जी सुअर किसे कह रहे थे, उस सीपीसीबी या एनजीटी को जिसने संगम के पानी को प्रदूषित बताया था, उसमें भारी मात्रा में मानव मल पर पलने वाले बैक्टीरिया की मौजूदगी बताई थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान कुछ जगहों पर फीकल कोलिफॉर्म का स्तर बढ़ गया है, कई जगहों पर जल स्नान के लायक ही नहीं है।
कुंभ में बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं। इसके कारण लोगों के शरीर और कपड़ों से गंदगी निकलती है। इससे पानी में मल, बैक्टीरिया का घनत्व बढ़ जाता है। जनता इन सवालों का जवाब खोज रही थी, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। इस तरह महाकुंभ संपन्न हो गया। इसकी सफलता के सोहरगान में देश के सभी खबरिया चैनलों ने ढोल मजीरा बजाकर अपना योगदान दिया। महाकुंभ को सीएम योगी ने एक चैलेंज की तरह लिया और महाकुंभ के सफल आयोजन से देश भर में सीएम योगी का रौला फैल रहा है। प्रयागराज से खबर जहां पर भले ही महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन संगम में आस्था की डुबकी अभी भी जारी है। त्रिवेणी में स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु अभी भी प्रयागराज पहुंच रहे। तो महाकुंभ में 3 विश्व रिकॉर्ड बने जो गिनीज बुक में दर्ज हो गए। इस बार 45 दिनों के महाकुंभ में कुल मिलाकर 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और यह दुनिया का सबसे बड़ा जनमत संग्रह माना जाएगा। जरूरी खबर यह नहीं है कि महाकुंभ संपन्न हो गया। जरूरी खबर यह है कि संगम के पानी को प्रदूषित बताने वाली सीपीसीबी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए योगी आदित्यनाथ ने संगम के पानी को साफ और पीने लायक बताया था। आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो ब्योटी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचरण करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। योगी जी ने गंदगी ढूंढने वालों को सूअर की संज्ञा दी थी, लेकिन बाद में न जाने कैसे योगी जी का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि गंदगी तो है संगम पर, लिहाजा वो खुद गंदगी साफ करने प्रयागराज जा पहुंचे। नहाने और पीने योग्य जल की सफाई के लिए योगी जी ने हाथों में दास्ताने और मुंह पर नकाब पहना। न जाने क्यों, यह अपने आप में कथनी और करनी का सच उजागर करने के लिए पर्याप्त है। जब सब कुछ समाप्त हो गया तब उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार सामने आए। जहां भगदड़ हुई, लोग मरे, सरकार मरने वालों का आंकड़ा छुपाने में लगी रही। प्रशांत कुमार की पुलिस अस्पतालों और मुर्दाघरों के बाहर दिन रात निगरानी करती रही। मरने वालों का सही आंकड़ा तक सरकार ने जारी नहीं किया। उस उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब ने बताया कि सब कुछ सकुशल संपन्न हो गया। इतनी बड़ी संख्या में पूरे विश्व में कहीं भी लोगों को एकत्रित नहीं होते और इस दौरान बिना किसी शस्त्र का प्रयोग किए केवल अपने अच्छे व्यवहार तथा अपने सॉफ्ट स्किल के कारण इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना तथा उनको पूरी तरीके से संतुष्ट करके स्नान करा के अपने गंतव्य तक रवाना कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है। इस दौरान उनके साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं, इसको भी विभिन्न एजेंसियों ने सुनिश्चित कराया है। महाकुंभ के समापन को लेकर चौतरफा अपनी पीठ थपथपाने का काम चल रहा था। इस बहती गंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हाथ धोया। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखा। इस ब्लॉग में उन्होंने 2014 के अपने चुनावी भाषण को याद किया कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया था। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया है। इस बात को अब 1 दशक से ज्यादा हो गए हैं। इस बीच में नमामि गंगे का आना और जाना हो चुका है। गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों का वारा न्यारा हो चुका है। गंगा जस की तस है। जो चीज इस दरमियान देश ने हासिल की है वो है लफाजी। नमामि गंगे से सुश्री उमा भारती जी की याद आ गई। वो नमामि गंगे मंत्रालय की पहली मंत्री थी। इन दिनों वो विकास के आदर्श मॉडल के तौर पर नेहरू और गांधी को याद कर रही हैं। एक नेहरू का विकास का मॉडल था, वो था उद्योगों का विकास, और एक गांधी के विकास का मॉडल था, वो था पंचायत का विकास। मैं चाहती हूँ कि नए निवेशों में जो विकास का मॉडल हो उसमें नेहरू का विकास नेहरू की अवधारणा भी शामिल हो, उद्योगों का विकास। इस तरह महाकुंभ समाप्त हो चुका है। नौटंकी का रंगमंच अब लश्कर नोएडा के घाटों पर शिफ्ट हो चुका है। टीआरपी और रेटिंग की त्रिवेणी अब प्रयागराज में बची नहीं, इसलिए खबरिया चैनलों ने नोएडा की बैरकों में ही मोर्चा खड़ा कर लिया है। टीवी वालों के लिए महाकुंभ के दौरान आईआईटी वाले बाबा सबसे बिकाऊ साबित हुए थे। एक चैनल है न्यूज नेशन। इस चैनल ने हिंदू साधु संतों के बीच मारपीट करवाकर टीआरपी जुटाने का फॉर्मूला बहुत पहले खोजा था, जो कालांतर में असफल सिद्ध हुआ। इसका सबूत है इस चैनल से हाल ही में बड़ी संख्या में निकाले गए कर्मचारी और इसकी बंद हो रही दुकान। लागत कटौती के उपायों के बीच न्यूज नेशन में बड़े पैमाने पर छटनी, बिक्री की अफवाह तेज।
खबर है कि कुछ समय पहले चैनल में छटनी हुई थी, हालांकि बीच में रुक गई थी और पिछले महीने इंक्रीमेंट भी हुए थे। लेकिन 13 दिसंबर को अचानक से कई पत्रकारों को मेल कर, फोन कर और बुलाकर नौकरी से हटाने की सूचना दी गई। बंद हो रही दुकान के बावजूद न्यूज नेशन वाले आदत से मजबूर हैं। उन्हें अभी तक ये मोटी बात समझ में नहीं आई है कि काठ की हांडी अब जल चुकी है। इसी गलतफहमी में चैनल वालों ने आईआईटी वाले बाबा को अपने स्टूडियो में बिठा लिया। हमारे साथ स्वयं मौजूद है स्टूडियो में अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके बाद यहाँ बाबा ने वो सारा काम किया जिसकी उम्मीद से इस बाबा को चैनल वाले लेकर आए थे। इस पूरे लीचड़पने को चैनल वाले अपनी राष्ट्रीय और पत्रकारीय जिम्मेदारी का दिखावा करते हुए पूरे देश के सामने परोसते रहे। इस दौरान जिन अन्य बाबाओं को कोरस गाने के लिए स्टूडियो में जुटाया गया था, उन्होंने भी जमकर गर्दभ गान किया। हालांकि उन्होंने गाली गलौज की या नहीं, यह हमें नहीं पता, लेकिन चैनल वालों ने जनता को यह संदेश देने की पूरी कोशिश की कि इस आयोजन में जमकर मादर फादर हो रही थी और चैनल अपना सामाजिक दायित्व बीच बीच में बीप लगाकर पूरा कर रहा था। एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है। इसको जो है जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी एक बीमार आदमी जिसे स्टूडियो की नहीं बल्कि अस्पताल की जरूरत है, उसे प्राइम टाइम पर बिठाकर राष्ट्रीय महत्व का शो पूरे देश को दिखाया जा रहा है। उस आदमी पर थोड़ी तरस खाओ। कुछ गिद्ध चैनलों के स्टूडियो में भी बैठे हैं। ये टीआरपी के गिद्ध हैं। एक बीमार आदमी की बेबसी को बेच रहे हैं। देश की लगभग हर समस्या का समाधान हो चुका है, बस बाबाओं का यह प्रपंच ही प्राइम टाइम पर दिखाने के लिए शेष बचा है। देश में सरकारों द्वारा किए जाने वाले अनर्गल, असंवैधानिक और आपराधिक कृत्यों पर मीडिया ने बहुत पहले सवाल पूछना बंद कर दिया था, बल्कि बहुतेरे एंकराओं ने उस कृत्य को सही ठहराने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया था। इसकी वजह से जनता गुमराह हो रही है, उसे सही खबरें नहीं मिल रही हैं। बहुत से मामलों में वह मिस इन्फॉर्मेशन की शिकार है। सुधीर चौधरी इस झुंड का चमकता हुआ सितारा है। कह सकते हैं कि सुधीर जैसे लोगों के हाथ अगर मीडिया की कमान हो तो सरकारों की बेईमानी देश में कभी मुद्दा ही नहीं बन सकती। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तिहाड़ शिरोमणि ने हजारीबाग में हुई सांप्रदायिक हिंसा को मुद्दा बनाकर योगी आदित्यनाथ को अपनी चापलूसी का संदेश भेजा। झूठ और गलत बयानी से लबालब संदेश भेजा। चरण वंदना की मजबूरी में तिहाड़ शिरोमणि की रेल डीरेल होकर हजारीबाग से उत्तर प्रदेश के योगी जी की ओर मुड़ गई। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों पर शिरोमणि छुक आगे बढ़ गए। मध्य प्रदेश में 68 सांप्रदायिक दंगे हुए, बिहार में 60, झारखंड में 46, महाराष्ट्र में 28, कर्नाटक में 19 और उड़ीसा में 15 सांप्रदायिक दंगे हुए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, शिरोमणि ने देश के बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को योगी जी की सरकार से सीखने और स्टडी टूर करने की जरूरत बताई, क्योंकि इनके राज्य में तो सांप्रदायिक हिंसा होती ही नहीं। आज हमारा सवाल यह है कि क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक स्टडी टूर करने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जा सकता? इन सारे मुख्यमंत्रियों को उत्तर प्रदेश जाकर देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है कि वहां कोई दंगा नहीं होता। पहली बात, यह आदमी प्राइम टाइम पर झूठ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में संभल से लेकर बरेली और बहराइच तक साल 2024 में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन यह आदमी 2022 के आंकड़ों के आधार पर लोगों को गुमराह कर रहा है। 2024 के आंकड़े हमारे सामने हैं। इस साल में सबसे अधिक 12 सांप्रदायिक दंगे महाराष्ट्र में हुए। इसके बाद उत्तर प्रदेश था, जहां 7 दंगे हुए। बिहार भी उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा था। महाराष्ट्र की स्थिति को भी लगे हाथ समझ लीजिए। 2024 चुनावी साल था। चुनाव से 2 साल पहले महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में सिलसिलेवार सांप्रदायिक दंगे होने लगे। हमें नहीं पता यह संयोग था या प्रयोग था। ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। आप 2024 में उत्तर प्रदेश की कुछ झलकियां देखिए।
मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाकर मकान ध्वस्त करने के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश के बरेली में 18 जुलाई को मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद राज्य सरकार ने मुसलमानों के 11 मकान ध्वस्त कर दिए। इससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सांप्रदायिक झड़प में एक गर्भवती महिला सहित 12 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गोली लगने से रामगोपाल मिश्रा नामक युवक की मौत हो गई। इसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ। एक सर्वेक्षण दल संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने गया। इस दौरान स्थिति खराब हो गई। दंगे में 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अगर आप तिहाड़ शिरोमणि का शो देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ चुका है। यहाँ पर सबको स्टडी टूर करने के लिए आना चाहिए। इस तरह का खुला फ्रॉड आज तक जैसा चैनल आए दिन कर रहा है। अगली खबर एबीपी न्यूज से है। इस खबर का लेना देना योगी आदित्यनाथ के इस बयान से है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला बन के और के इसको ले जाना चाहते हैं। इस बयान के बाद हिंदी के ऊपर पैदा हुए भयानक संकट से निपटने के लिए चित्रा त्रिपाठी ने कमान संभाली। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व की चर्चा एबीपी न्यूज पर आयोजित की। टिप्पणी से पहले आप इन 4 चेहरों को देख लीजिए। ये चारों एक ही विचार परिवार यानी दक्षिणपंथी कुनबे के सदस्य हैं। इनके मुकाबले में एक अकेले समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी को उतारा गया था। इतने संतुलित पैनल के साथ उतनी ही संतुलित चर्चा चित्रा त्रिपाठी ने की। इसके बाद दक्षिणपंथी विचार परिवार के सदस्यों ने जो ज्ञान ठेला उसे भी सुन लीजिए। आदि कवि वाल्मीकि महाराज को वाल्मीकि ने हिंदी में लिखा, वाल्मीकि को हिंदी कवि बता रहे हैं। क्या तुलसीदास को भूल जाओगे क्या? आप एक बेसिक सर्च करिए, मॉडर्न हिंदी के लिटरेचर ऑफ पोएट के भीष्म पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। दक्षिणपंथी विचार परिवार वालों की यही ताकत है, झुंड बनाकर लिहो लिहो करना, अपनी जाहिलियत का इजहार भी पूरी थेथरई और बेशर्मी से करना। एक को पता नहीं कि खुसरो तुलसीदास के पहले जन्मे थे या बाद में, दूसरे को पता नहीं कि वाल्मीकि हिंदी में लिखते थे कि संस्कृत में, तीसरे को लेकर यह संशय था कि भाषा की बहस में पंडित जी क्या कर रहे हैं। बहरहाल अकेले भाटी जी ने सबको कायदे से आईना दिखाया। हिंदी का लेखन शुरू हुआ, हिंदी कविता शुरू हुई 1000 सन में। हाँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को पहला कवि बता रहे हैं। वाल्मीकि हुए सदियों पहले, संस्कृत के कवि हैं। हाँ। वो हिंदी का कवि बता रहे हैं। हिंदी में कविता ही 1000 शताब्दी से शुरू हुई है, 1000 सन से। चित्रा जी, इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। चित्रा त्रिपाठी पहले भी कई बार अपने पार्टी प्रेम के चलते इस तरह की एक तरफा बहसें आयोजित करती रही हैं। इन लोगों ने सरकार की चाकरी करने को ही अपना अंतिम उद्देश्य बना लिया है। हमने आज जिन 3 घटनाओं का जिक्र किया, वो न्यूज नेशन की घटना हो, सुधीर चौधरी का फर्जीवाड़ा हो या फिर चित्रा त्रिपाठी का शो, ये सारी समस्याएं मिलकर हमारे देश में टेलीविजन पत्रकारिता की मौत का कारण बन गई हैं। विज्ञापन के दबाव में, सरकारों की जी हुजूरी के दबाव में इन तमाम चैनलों और एंकरों ने लोकतंत्र को दांव पर लगा दिया है। इसका हल सिर्फ आपके पास है। मीडिया का काम सरकारों से जनता के सवाल पूछना है। इन एंकरों ने यह काम सालों पहले बंद कर दिया है। आप इस हालत को बदल सकते हैं सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया का हाथ मजबूत करके। न्यूज लॉन्ड्री एक विकल्प है आपके लिए। हम पूरी तरह से विज्ञापन से मुक्त हैं। हमारे छोटे बड़े भुगतान विकल्प का चयन आप इस QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आप सिर्फ मीडिया से शिकायत नहीं कर सकते, इसको सुधारने में भी आपको योगदान देना होगा। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में भी। इस हफ्ते की रिपोर्ट चलचित्र अभियान से है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में एक गांव है मंडोला। यहां के किसान 2016 से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। मंडोला के किसानों की जमीन आवास विकास परिषद ने अधिग्रहित कर ली थी, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिला। किसान मुआवजे की मांग को लेकर इतने लंबे वक्त से धरने पर हैं। अन्नदाता को लूटा है, हमारा नहीं हौसला टूटा है। ये बिल्कुल किसान विरोधी है। इनकी क्या औकात? हमारी जमीन 800 रुपया मीटर कपड़ा न मिले और 800 जमीन लगे। मंडोला किसान आंदोलन 9 साल होगी किसानों को बैठे बैठे 4 बेर आमरण अनशन पे बैठ लिए। ये सामने बिल्डिंग कहते थे विधायक नंद किशोर जी कि इनमें घूस भर देंगे पिछली सरकारों में, अखिलेश की में,
और जब अपनी सरकार बनी वह हमें वोट दो न्याय दिलाएंगे। आज वे भूल गए। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।